हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ सोर्स कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ द डेकेड एंड दैट इज ब्लॉकचेन। सो गाइस, अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में नहीं सुना है देन आई कैन अश्योर यू ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी फंडिंग मिल रही है क्योंकि जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनका करंट सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये जो टेक्नोलॉजीज है ये बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई हैं। तो अगर आपको ब्लॉकचेन समझ में नहीं आएगा तो आपको ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या होता है, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ब्लॉकचेन बेसिकली सॉल्व करता है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप सरप्राइज होंगे अगर मैं बोलूं कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है? जी हाँ, ब्लॉकचेन एक डेटाबेस ही तो है। अच्छा, ये डेटाबेस क्या होता है? एक रिकॉर्ड ऑफ डेटा, राइट? अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपने जो भी डेटाबेस के बारे में सुना होगा वो या तो सीक्वल डेटाबेसेस होंगे जैसे MySQL हो गया या SQL सर्वर हो गया, या फिर नो सीक्वल डेटाबेसेस होंगे जैसे कि MongoDB हो गया या DynamoDB हो गया, राइट? तो अगर हमारे पास डेटाबेसेस ऑलरेडी हैं तो हमें एक नई डेटाबेस की ज़रूरत क्या है? आखिर ब्लॉकचेन ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो अलग डेटाबेसेस में नहीं है? अगर आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका डेटा यूटिलाइज हो रहा है तो जो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अगर वो आपका डेटा स्टोर कर रही है वो पूरा का पूरा उस डेटाबेस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपका सारा का सारा डेटा जो होता है, सारे के सारे यूजर्स का डेटा फेसबुक के पास स्टोर्ड है। अगर आप कोई बैंकिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ICICI बैंक या HDFC बैंक, आपकी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो KYC इन्फॉर्मेशन है, वो सारे का सारा डेटा आपकी जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके पास स्टोर्ड है। अगर आप कोई OTT प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, तो आपका सारा का सारा वॉच टाइम डेटा, आपका पर्सनल डेटा जो भी नेटफ्लिक्स स्टोर कर रही है वो सारे के सारे नेटफ्लिक्स के डेटाबेस पे स्टोर्ड है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सारे का सारा डेटा है इसका जो कंप्लीट कंट्रोल है वो इन कंपनीज के पास है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं पास में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे कंपनीज के थ्रू डेटा लीक हो जाता है या कुछ कंपनीज इंटेंशनली भी करती हैं, राइट? तो हमें इतना तो क्लियर है कि डेटाबेस जब भी किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है या फिर हम यूँ कहें कि सेंट्रलाइज होता है तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके पास सारे पावर्स होते हैं, वो बेसिकली सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, राइट? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डेटाबेस को डिसेंट्रलाइज कर सकें? यस, ब्लॉकचेन इज दैट सिस्टम जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे डेटा को डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर कर सकते हो। अब ब्लॉकचेन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप जो डेटा है उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, राइट? अब उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्लॉकचेन के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है। आप चाहे तो एक डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क बना सकते हो जिसमें जो भी डेटा होगा वो डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर होगा। आप क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड, आप डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सोल्यूशन बना सकते हो, आप डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम बना सकते हो, आप डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बना सकते हो, जिसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है बिटकॉइन। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम डेटा को किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास स्टोर नहीं कर रहे हैं तो हम डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे स्टोर कर सकते हैं? जो भी यूज़र्स होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन्हीं यूज़र्स में से कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन में वॉलंटियर कर सकते हो। लेकिन कोई भी यूज़र ब्लॉकचेन नेटवर्क में डिसेंट्रलाइजेशन में वॉलंटियर क्यों करेगा? आखिर उस यूज़र के कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पेस यूज़ हो रही है, मेमोरी स्पेस यूज़ हो रही है, जिससे उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट हो रहा है, राइट? लेकिन अगर उस यूज़र को वॉलंटियर करने के एक्सचेंज में अगर कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि वो यूज़र वॉलंटियर ज़रूर करेगा, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम पहले ब्लॉकचेन के इम्प्लीमेंटेशन को समझ लें, यानी कि जो ब्लॉकचेन है वो इम्प्लीमेंट एक्चुअली कैसे किया जाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं उनमें हम बेसिकली जो ऑपरेशंस मेनली परफॉर्म करते हैं वो क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि हम डेटा को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। बट ब्लॉकचेन के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन के केस में एक बार आप डेटा को इंसर्ट कर देते हो, उसके बाद
आप उसे अपडेट नहीं कर सकते, उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर बनाई जाती हैं वो जनरली इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग में छुपा हुआ है, यानी कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या होता है? एक ब्लॉक में बेसिकली आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लॉक में आप एक ही रिकॉर्ड ऑफ डेटा को स्टोर करो। आप एक ब्लॉक में मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपका जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये ब्लॉक्स है ये आपस में चेन की तरह कनेक्टेड कैसे है। यहाँ पे हमें जो हेल्प करता है वो होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में एक एल्गोरिथम होता है हैशिंग। अगर आपने हैशिंग के बारे में नहीं सुना है, मैंने अपने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में हैशिंग के बारे में थोड़ा सा बात करी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हैशिंग फंक्शन के केस में जब भी आप किसी हैशिंग फंक्शन को कोई भी इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हो तो हैशिंग फंक्शन उसे इनक्रिप्ट कर देता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं उसे हैश कर देता है। लेकिन खास बात यह है कि आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, यानी कि उस हैश्ड वैल्यू को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हैशिंग फंक्शन का जो सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है वो है उसका डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, यानी कि अगर आप सेम इनपुट को बार बार उस हैश फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो जो हैश्ड वैल्यू आउटपुट में आएगी वो हमेशा सेम होगी। बट अगर आप इनपुट में एक माइनस सा भी चेंज करके उसे हैश फंक्शन में एग्जीक्यूट करोगे तो जो हैश वैल्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। अभी जो हैशिंग का डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है यही ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी पावर है। जब भी ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक में डेटा स्टोर किया जाता है उस डेटा के साथ साथ एक हैश वैल्यू भी स्टोर की जाती है, और वो जो हैश वैल्यू है वो बेसिकली उसी ब्लॉक के डेटा को एज एन इनपुट यूज़ करके एग्जीक्यूट की हुई होती है। नाउ अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्टिसिपेंट अगर किसी भी ब्लॉक में डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करता है या उसे चेंज करने की कोशिश करता है तो जो हैश वैल्यू है उस ब्लॉक में वो भी एक्चुअली चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ द हैशिंग फंक्शन। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी ब्लॉक में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं हम साथ में एक हैश वैल्यू भी इंसर्ट करते हैं, और वो हैश वैल्यू उसी ब्लॉक का डेटा एज एन इनपुट यूज़ हुआ होता है, राइट। बट ब्लॉकचेन में जब भी हम ब्लॉक्स को वन बाय वन ऐड करते हैं तो ब्लॉक में जो हैश वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं वो उस ब्लॉक का डेटा एज एन इनपुट तो यूज़ होता ही है, साथ में जो प्रीवियस ब्लॉक है उसकी जो आउटपुट हैश वैल्यू होती है उसे नेक्स्ट वाले ब्लॉक के लिए एज एन इनपुट भी यूज़ करते हैं। और ये पूरी चेन में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अगर पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई भी पार्टिसिपेंट ब्लॉकचेन में किसी एक ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जिस ब्लॉक को चेंज किया गया है उसकी हैश वैल्यू अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले ब्लॉक बिकॉज वो पिछले वाले ब्लॉक की हैश वैल्यू पर डिपेंडेंट है तो उसकी हैश वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, और ये जो इफेक्ट है पूरी चेन में लास्ट ब्लॉक तक रिफ्लेक्ट होगा। ऑलमोस्ट पूरी जो चेन है ब्लॉकचेन वो बेसिकली चेंज ही हो जाएगी। और ब्लॉकचेन में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन में पार्ट लिया हुआ है, बेसिकली जिनको हम नोड्स भी बोलते हैं ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी में, उनके पास जो भी लोकल ब्लॉकचेन की कॉपी है उन्हें जब वो डिफरेंस दिखेगा तो उससे जाहिर सी बातें क्लियर हो जाएगा कि ये जो अपडेटेड ब्लॉकचेन की कॉपी उनके पास आई है ये गलत है, राइट। अगर किसी भी हैकर को कोई भी ब्लॉकचेन सिस्टम को हैक करना है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पावरफुल पार्ट है कि उसको हैक करना बहुत ज़्यादा टफ है। किसी भी हैकर को अपने वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन को सारे के सारे नोड्स के बीच में एक्सेप्ट करवाने के लिए उसे कम से कम 50% से ज़्यादा नोड्स के ब्लॉकचेन की जो कॉपीज़ हैं उनको टैम्पर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम चलता है मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी नोड्स के पास जो भी ब्लॉकचेन की कॉपी होगी उसे ही एक्सेप्टेड ब्लॉकचेन माना जाएगा। तो इससे हमें ये तो क्लियर होता है कि ब्लॉकचेन सिस्टम में जो डेटा की सिक्योरिटी होती है वो उस ब्लॉकचेन सिस्टम में जो भी नोड्स होते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस ब्लॉकचेन के लिए, उनकी वजह से होती है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉक्स कौन ऐड करता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में ब्लॉक्स भी नोड्स ही ऐड कर रहे होते हैं। एक ब्लॉकचेन सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के नोड होते हैं। कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एज अ वैलिडेटर ऐड करते हैं, यानी कि वो अपने पास अपने सिस्टम में ब्लॉकचेन की लोकल कॉपी स्टोर करते हैं, और जो मास्टर ब्लॉकचेन होती है यानी कि वो ब्लॉकचेन जो सारे के सारे नोड्स के बीच में एक्सेप्टेड है
और जो ब्लॉकचेन मेन मानी जाती है उस ब्लॉकचेन के साथ वैलिडेशन करते रहते हैं और अपनी ब्लॉकचेन को मास्टर ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ फुल नोड्स होते हैं, कुछ पार्शियल नोड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नोड्स होते हैं जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियल ब्लॉकचेन की कॉपी रखते हैं, और कुछ नोड्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इनके बारे में बात करने से पहले मैं रिवॉर्ड्स के बारे में अगेन बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जब भी कोई नोड ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उस नोड को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब ब्लॉकचेन सिस्टम में जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, वो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉकचेन नेटवर्क के यूजर्स के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब आप किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के यूज़र के साथ वो जो पॉइंट्स हैं उनको ट्रेड भी कर सकते हो फिएट करेंसी के बदले, यानी कि INR, US डॉलर या यूरो के बदले आप उन ब्लॉकचेन सिस्टम के पॉइंट्स को परचेज कर सकते हो। और इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम भी बिटकॉइन ही है। इथीरियम ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टो करेंसी है उसे हम बोलते हैं ईथर, राइट। अब ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉक ऐड करने के लिए एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। किसी भी नोड को अगर ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करना है तो उसको कंसेंसस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब ये कंसेंसस मैकेनिज्म ही नए ब्लॉक की सिक्योरिटी की गारंटी देता है, यानी कि अगर कोई भी नोड फॉल्टी डेटा को उस ब्लॉकचेन में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर सी बात है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता चल ही जाता है अगर वो फॉल्टी डेटा ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस नोड को जो कि फॉल्टी डेटा ऐड करने की कोशिश कर रहा है उसको पेनल्टी भी पड़ती है। और ये सब होता है कंसेंसस मैकेनिज्म की वजह से। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंसेंसस मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब जैसे जो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उसमें प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ होता है, उसी को हम बिटकॉइन माइनिंग भी बोलते हैं। इथीरियम में भी प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ होता है, बट इथीरियम का जो अभी नया वर्जन इथीरियम 2 आने वाला है उसमें वो लोग प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसमें अभी भी प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ होता है। और अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म्स के अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस पे समझेंगे। बट फिलहाल इतना समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई नोड कंसेंसस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करके एक ब्लॉक को सक्सेसफुली ब्लॉकचेन में ऐड कर लेता है तो उस नोड को कुछ रिवॉर्ड्स, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, उसको एज अ रिवॉर्ड मिलती हैं, जिनको वो अदर यूजर्स के साथ फिएट करेंसी के बदले ट्रेड कर सकता है। इसलिए जो नोड बेसिकली जिसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी अर्निंग होती है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है वो बेसिकली विन विन सिचुएशन है, उन यूजर्स के लिए भी जो ब्लॉकचेन सिस्टम में ब्लॉकचेन की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और उन यूजर्स के लिए भी जो ब्लॉकचेन सिस्टम में एज अ नोड वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो ब्लॉकचेन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन में, सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इसी वजह से ये जो पूरा सिस्टम होता है ब्लॉकचेन का, ये ऑटोमेट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करता है। और इसी वजह से ब्लॉकचेन में जो भी सर्विसेज मिलती हैं वो बहुत ही चीप होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज सर्विसेज। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है, अपने आप वर्क करता है, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, पावर जो है वो यूजर्स के हाथ में आ जाती है, लेकिन क्या ही सर्विसेज बन जाएगी ब्लॉकचेन में। बट ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन में बहुत सारी अच्छी सर्विसेज भी बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बन चुकी हैं, जो कि जो करंट एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, जैसे Amazon वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, इनके कंपैरिजन में बहुत ही चीप प्राइस में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ब्लॉकचेन में सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स बन चुकी हैं, ब्लॉकचेन में सर्च इंजन बन चुके हैं, ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बन चुके हैं। इन शॉर्ट बहुत सारी सर्विसेज अब ब्लॉकचेन पे बनने लगी हैं, बहुत सारी कंपनीज ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने लगी हैं, बहुत सारी कंपनीज के इंटरनल सर्विसेज भी ब्लॉकचेन पे बनने लगे हैं, जिन्हें हम बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट उन प्राइवेट ब्लॉकचेन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बेसिकली उन्हीं कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स होते हैं। ओके, सो गाइज फॉर दिस वीडियो आई थिंक इतना बहुत है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। That's all for this video. I'll see you in the next video. Keep watching. Goodbye.